Welcome to the class. It is an online initiative by the Directorate of School Education Jammu. हमने अपने पिछली प्रीवियस क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा करंट कैसे फ्लो करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो आपने कुछ ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, जैसे कि ओम्स लॉ पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या होती है, लेकिन रेजिस्टेंस का कॉज क्या रहता है, वो क्यों होती है किसी भी एक मटेरियल के, क्या वो एक प्रॉपर्टी है या किस तरह से बनती है किसी भी एक मटेरियल के अंदर, वो हम जानेंगे। और भी बहुत सारी नई टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो वेलकम टू अवर ऑनलाइन होम क्लासेस। Hello students, welcome to the class. After going through this video, you will going to understand what is current density, Ohm's law। ये आपने ऑलरेडी पहले अपनी 9th या 10th क्लास में पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं। बट यहाँ पर हम समझेंगे कि कुछ उसमें स्टेटमेंट थी जो हमने उसमें पढ़ा था कि कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। तो हमें फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट क्यों रखनी पड़ती हैं, क्या वजह है जिससे हम बता सकते हैं कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखनी है जब कभी भी हमें ओम्स लॉ को पढ़ना है। रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए एक नई टर्म है रेजिस्टिविटी, जो हम समझेंगे ये रेजिस्टिविटी क्या होती है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है आपके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। अभी तक आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा, करंट हमने पढ़ा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेंसिटी के बारे में जानेंगे। करंट डेंसिटी क्या होती है, तो करंट पर यूनिट एरिया of the cross section of a conductor which is normal to the direction of current is called current density। डेंसिटी आज तक आपने पढ़ा है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट जब कभी भी किसी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से उसके परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पास ऑन होती है तो हम उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था एरिया वेक्टर के बारे में, तो कुछ हद तक इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होता है कि करंट जब कभी भी किसी भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नॉर्मली या परपेंडिकुलरली पास ऑन होगी तो हम उस क्वांटिटी को करंट डेंसिटी कहेंगे और इट इज डिनोटेड बाय जे। कैपिटल जे से हम इसको डिनोट करते हैं। इन सम बुक्स यू विल गोइंग टू फाइंड स्मॉल जे ऑल्सो। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि हम कैपिटल जे लिखें या स्मॉल जे लिखें, बट हमें पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी का जो हमारा सिंबल है दैट इज कैपिटल जे और मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी J इज इक्वल टू I बाई A और करंट पर यूनिट एरिया व्हेन द करंट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि करंट आपकी प्रॉपरली एक पूरे क्रॉस सेक्शन से पास ऑन हो रही है और जब वो किसी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास ऑन होगी पूरी की पूरी तो हम उसको करंट पर यूनिट एरिया को हम डेंसिटी बोलेंगे। और वही करंट जब नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट अपने टॉपिक में स्टेडी और ये कहा था कि जब चार्जेस स्टेडी नहीं है तो यहाँ पे भी करंट नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एक इंस्टेंट पे उस स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वहां पे उसको DI बाई DA के हिसाब से लिखेंगे। स्मॉल चेंज इन करंट टू द स्मॉल चेंज इन एरिया और स्मॉल चेंज इन करंट passing normally to a small area of cross section। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है that it is a vector quantity, but how come? करंट तो हमारा एक स्केलर होता है। तो मैंने आपको पहले यही बोला कि आपने एरिया वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो उसमें हमने देखा था कि जो फ्लक्स है वो पास ऑन होता है आपके किसी भी एक एरिया से और हम उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं। So similar to that, current density is a vector quantity. Its direction is same that of positive charges, that is direction of current। तो अभी यहाँ पर एक कैच आ जाता है उसमें कि डायरेक्शन ऑफ करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ लीजिए कि हमारा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा बाय कन्वेंशनल करंट, तो उसी डायरेक्शन में हमारा जो है वो करंट डेंसिटी रहेगा, उस J की वैल्यू रहेगी और इसके यूनिट जो है वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर रहेंगे, क्योंकि करंट के यूनिट एम्पेयर पर यूनिट एरिया है तो एरिया के मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया है L⁻⁻2
और एम्पियर की पावर 1। अब करंट डेंसिटी की हम यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे और उसको समझेंगे। तो अब आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा कि करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी मैंने आपको बोला इट इज़ द डायरेक्शन इन विच योर करंट इज फ्लोइंग, जहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर आप अपनी फिगर 2 की तरफ पहले ध्यान देंगे तो मैंने फिगर 2 पे क्या करा है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है और बताया है कि जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं बाय कन्वेंशन, कन्वेंशनल तो यही है ना, पॉजिटिव चार्जेस का मूव करना। तो जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू रहेगी। और जो सेकंड में मैंने आपको बोला था कि जब व्हेन द करंट इज नॉट यूनिफॉर्म, तो आपकी फिगर 1 मैंने वो जो बनाई है उसमें आप देखिए पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं आपके फ्रॉम लेफ्ट से राइट, और एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैंने येलो से यहाँ पर आप रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वहाँ से आपका एक वेक्टर आएगा करंट की डायरेक्शन में और वहीं से आपकी जो है करंट डेंसिटी की वैल्यू रहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम ऑफ योर पॉजिटिव चार्जेस, और जो करंट डेंसिटी है वो हमेशा नॉर्मली रहेगी फॉर ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात ये आती है कि हम बात कर रहे हैं कि हमने ये बोल दिया कि एरिया जो है वो हमारा नॉर्मल रहने वाला है, हमारी जो करंट है वो नॉर्मली फ्लो करने वाली है किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। बट व्हाट इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट नॉर्मल टू इट, वो किसी एक एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है, किसी एक एंगल पे है हमारे पास, तो हम उस केस को भी देखेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बताया है, आपके लिए एक डायग्राम बनाई है, आप देखेंगे यहाँ पे, if the cross sectional area is not normal to the direction of flow of charge, it is at an angle of theta। मैंने एक थीटा, आप देखेंगे 2 लाइंस है ग्रीन कलर की आपकी डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक डॉटेड है और एक आपकी बिल्कुल नॉर्मल मैंने उसको रखा है। तो एक एंगल पे वो जो है आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है। तो जब कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर एंगल पे होती है तो हम उसके 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज योर ए कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट मैंने यहाँ नहीं बनाया इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ए साइन थीटा। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी रहेगी वो सेम रहेगी जो डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी। तो करंट आपकी लेफ्ट से राइट नॉर्मली मूव कर रही है और जो आपका ए कॉस थीटा है वो नॉर्मली मूव करेगा आपके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऑफ डेंसिटी वैसे ही रहने वाला है। एक बार फिर से हम इस डायग्राम को समझेंगे अच्छी तरह से। जो मैंने यहाँ पर एक एंगल पे आप देखिए एक छोटी सी डिस्क टाइप बनाई हुई है जो किसी एक एंगल पे है और जो एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन से मैंने उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके एरिया का और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपको दूसरी तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी वो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ डेंसिटी रहेगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरह ही रहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हिसाब से चल रही है। तो हमें यहाँ पर जो कंपोनेंट लिया है वो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का लिया है। तो हमारा जो करंट डेंसिटी रहेगा वो रहेगा करंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा के बराबर। या हम इसको ऐसा समझ लीजिए, ऐसा समझेंगे कि इट इज द एंगल बिटवीन योर द 2 सर्फेसेस जो एक किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड है थीटा पे। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है चीज़ों को समझने के लिए। तो करंट डेंसिटी की आपको क्लियर हुआ, करंट डेंसिटी क्या होता है, इट इज करंट फ्लोइंग थ्रू ए गिवन एरिया नॉर्मल टू एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और अगर वो किसी एक एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है सो ये आई अपॉन ए कॉस थीटा रहेगा। और एक चीज आपने याद रखनी है दैट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ओवर हियर। अब हमने बताया करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम पीछे पढ़कर आए कि जो हमने पीछे अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, लास्ट टॉपिक में पढ़ा, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं जो हमें समझने के हेल्प करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity yet it has both direction and magnitude। हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर लेते हैं लेकिन इसके साथ तो बोथ डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है लॉज ऑफ वेक्टर और नॉट एप्लीकेबल इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। तो लॉज ऑफ वेक्टर इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है,
जब कभी भी हम दो करंट्स को एड अप करते हैं। जो लॉ ऑफ जो थर्ड पॉइंट है, द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो हम यूज करेंगे फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, ये एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए हम उस एग्जांपल पे सबसे पहले चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल ली है मैंने, एक आपका करंट है जो फ्लो कर रही है P से R और एक करंट है जो फ्लो कर रही है O से R। तो नॉर्मली जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा जब हम दोनों को एड अप करेंगे वो आएगा 3 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर, जो हमें 5 एम्पेयर देगा, जो RS की तरफ फ्लो कर रहा है। ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा है जिससे आपने करंट को एड अप किया और हमने 5 एम्पेयर उस करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अभी हम आगे चल के किरचॉफ्स लॉ करके पढ़ेंगे, तो उसमें इसी तरह से हम करंट्स को सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर एप्लीकेबल की है। वहाँ पे जंक्शन लॉ आएगा, लूप लॉ आएगा, लेकिन ये चीज़ आपने अभी अपने माइंड में रखनी है कि जो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं एप्लीकेबल करती है। वो जो एप्लीकेबल करती है दैट इज ओनली योर नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन। अब उसी चीज़ को सेम मैंने करंट्स की डायरेक्शन ली है और मैंने वेक्टर से उनको एड अप करने की कोशिश की है। तो अगर आप वेक्टर से एड अप देखेंगे, मैंने नोटेशन ली है P से R मेरे लिए पॉजिटिव है और O से R मेरे लिए नेगेटिव है। तो अगर हम दो डायरेक्शन में या दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कोई भी दो वेक्टर लेते हैं तो एक तो +3 एम्पेयर आ जाएगा और दूसरा जो है वो -2 एम्पेयर हो जाएगा, बिकॉज उन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। एक फ्रॉम अप से डाउन है और दूसरा डाउन से अप जा रहा है। तो अगर हम वेक्टर एडिशन लें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 1 एम्पेयर आना चाहिए। बट जो ट्रू रिजल्ट है, जो सही रिजल्ट है, जो हम यूज करते हैं फॉर आवर इलेक्ट्रिक करंट एडिशन, वो हम स्केलर के हिसाब से करते हैं और हमारे पास जो है वो 5 एम्पेयर आता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है और वो उसके ऊपर कोई भी वेक्टर एडिशन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, और जो एप्लीकेबल होता है दैट इज अ सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। तो ये एग्जांपल से आपको एक छोटा सा ओवरव्यू, एक छोटी सी क्लैरिटी आई होगी कि हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर के हिसाब से क्यों लेते हैं, क्योंकि स्केलर अलजेब्रा उस पर पूरा का पूरा जो होता है एप्लीकेबल रहता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस पढ़े हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट लिया, होल्स का कंसेप्ट लिया, पॉजिटिव आयंस का कंसेप्ट लिया। तो अब कंडीशन क्या है करंट फ्लो होने के लिए? तो इसके लिए हम जो बेसिक कंडीशन जो अगर हम मानकर चले, हमें अगर हम माने कि अगर हमें कुछ कंडीशंस को याद रखना है, तो उसमें से कुछ कंडीशंस जो हमें याद रखनी है या जो हमें समझ के रखनी है वो ये है दैट इट मस्ट हैव ए क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब कि किसी भी जगह से ये ओपन नहीं होना चाहिए, लाइक योर इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज़ एन एग्जाम्पल। अभी हम एक आगे इसको समझेंगे कि क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है। मस्ट हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी आप कंपोनेंट लगाइए, उसके क्रॉस जो आपका चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फॉल होना चाहिए, मतलब कि इक्वल पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अपने इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस में पढ़ा था कि पोटेंशियल इक्वल था, आप उसमें कोई भी काम करते थे तो वो जीरो होता था, लेकिन यहाँ पर इट मस्ट हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस। देन द थर्ड वन इज मस्ट हैव ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइक योर बैटरी और सेल। कोई एक सोर्स होना चाहिए जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन है हमारी करंट फ्लो के लिए? सबसे पहली, इट हैव ए क्लोज्ड पाथ। सेकंड, मस्ट हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड, must have a source of electric current, battery or cell. Now we'll make a animation of it. तो थर्ड मैंने इसमें पहले लाया है, एक सोर्स, एक सेल आ गया, फिर एक की को हम जोड़ रहे हैं, फिर एक हमने बल्ब लगा दिया। तो जब तक वो ओपन है आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, तो जो ही बंद किया बल्ब विल ग्लो। सो दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोज सर्किट। दोबारा से हम उसको देखेंगे। आ गया एक सोर्स, पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई, की लगा दी,
और बल्ब लगा दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ फॉल होना चाहिए? अब ये ओपन है, नहीं चलेगा। जो ही क्लोज किया, स्टार्ट टू मूव। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे है? अक्रॉस द सेल। दोबारा से एक बार फिर से हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, सोर्स ओपन सर्किट, नहीं चलेगा। बल्ब लगाया, पोटेंशियल रहेगा। जो ही हमने क्लोज किया, करंट स्टार्ट टू फ्लो। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ विल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? इसकी स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी अपनी अपनी 9th या 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उस स्टेटमेंट को थोड़ा रिपीट करते हैं और बोलते हैं कि स्टेटमेंट क्या है? कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, लेंथ एटसेट्रा, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आप देखिए, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक कंडक्टर लगाया है। V इज़ द वोल्टेज सोर्स, जो एक करंट को फ्लो करने में जो चार्ज कैरियर्स जो है वो सप्लाई करता रहेगा, और जो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है। अब इसमें हमें फिजिकल कंडीशंस क्यों कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं, ये भी हम आगे चल के जानेंगे और पढ़ेंगे कि क्यों हमें फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है। आज से पहले आपने जो कुछ भी इसमें पढ़ा, आपने उसको कंपोनेंट के सिंबल्स के हिसाब से, कंपोनेंट के हिसाब से पढ़ा कि ओम्स लॉ में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, एमीटर होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, और फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस से रेजिस्टेंस लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बोलें कि कोई भी कंडक्टर लें या कोई भी एक मटेरियल लें, तो उसके साथ रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ एसोसिएटेड हमेशा ही रहेगा। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा बोल दीजिए कि उसकी प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एक मटेरियल की, कि जो भी करंट को कंडक्ट कर सकती है तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस एसोसिएटेड रहेगी। तो क्यों ना हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो जिसमें हमने लिखा दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जिसको हमने V से डिनोट किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। I आ गया और V इज इक्वल टू योर IR। तो R क्या है यहाँ पे? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ करंट, I भी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ये आज तक हमने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से हम इसको जानते हैं। अब हम डिराइव करेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को डिराइव करने से पहले मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस जो हमने लास्ट चैप्टर में समझी थी और पढ़ी थी उनको रिमाइंड कराना चाहूँगा। यहाँ पर VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, E इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कैसे होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की बात करें तो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। dV/dr - E के बराबर, अगर आप लोग उसको रिमाइंड कर पाएँ या याद कर पाएँ, तो सिमिलर टू दैट जब पोटेंशियल बदलेगा, जब आपका पोटेंशियल किसी भी चीज़ का बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा यहाँ पर भी। तो m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ जो है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम आ गया। एक रिलैक्सेशन टाइम याद हो तो मैंने आपको बोला था, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो वो जल्दी से कोलाइड करेगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो वो धीरे करके कोलाइड करेंगे। और जो सेकेंड रिलेशनशिप है वो है हमारे पास I इज इक्वल टू NEAVD, जो हमने रिलेशनशिप बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है जो NE² EA टाउ डिवाइडेड बाय M, और यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने V/L से डिनोट किया है, और सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फोर्थ को थर्ड में, एंड विल गेट दिस वैल्यू। आप इस वैल्यू को लिख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई भी ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन गई NE² VA टाउ बाय ML। अब यहाँ N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए गिवन कंडक्टर, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V is the potential difference, A is the area of cross section, tau is the relaxation time, M is the mass of electron, and L is your length of the conductor. Since your length and area are constant, हम उनको बदल नहीं रहे हैं, और number of electrons, mass of electron और charge on electron constant रहेगा। वो constant इसलिए रहेगा क्योंकि कोई भी अगर आप एक particular material ले रहे हैं तो उसकी charge density क्या है, वो फिक्स रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है 9.1 × 10⁻³ और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा।
और जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, देखिए मैंने यहाँ उसको कांस्टेंट लिखा है और लिखा है बिकॉज द टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा है यहाँ पे। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट इज़ अ कोलिजन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन विद योर एटम, सक्सेसिव कोलिजन्स। और अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया इन द सेंस कोलिजन होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपकी रेजिस्टेंस क्या है? वो कम होती है। और वही कोलिजन होने में टाइम अगर बढ़ जाए, मतलब कि जल्दी जल्दी कोलाइड होने शुरू हो जाए, तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे V/I करके ml/ne² लिखा है और वो आपका R आ गया रेजिस्टेंस के बराबर। और रेजिस्टेंस को आप देखिए मैंने जो यहाँ लिखा है ml/ne²A/τ, उस V/I को हमने R कांस्टेंट के बराबर लिखा है। तो ऊपर देखिए L को कांस्टेंट रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखा, नंबर डेंसिटी को कांस्टेंट रखा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कांस्टेंट रखा और रिलैक्सेशन टाइम को कांस्टेंट कैसे रखा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया आपने। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है, कोलिजन्स जल्दी होंगे आपस में। तो जब वो जल्दी कोलिजन्स होंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली फ्लो नहीं होने देंगे, जल्दी से फ्लो नहीं होने देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लो नहीं होंगे तो ऑब्वियस है करंट का ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज योर रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर। सो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए कि रिलैक्सेशन कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट हमने इसलिए रखना है ताकि आपका रिलैक्सेशन टाइम में कोई बदलाव ना आए। अगर रिलैक्सेशन टाइम आपका बदलेगा तो आपकी रेजिस्टेंस बदलेगी। अगर आप वही मैंने आपको बोला कि अगर हम उसको हीट अप कर रहे हैं तो कोलिजन्स तेज़ी से होंगे। जब वो तेज़ी से जल्दी होंगे तो उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पे अपनी इस लास्ट वाली इक्वेशन में देख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। जितना कम रिलैक्सेशन टाइम रहेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं? बाय सिंपली कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट क्यों रखना है, कि हमारा ओम्स लॉ ओबे बिल्कुल प्रॉपरली करे। अभी तक तो हम ये पढ़ते आए कि कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, व्हाट दैट फिजिकल कंडीशंस आर कॉल्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ की हमने जब बात करी तो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट मुझे लगता है पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे रिलैक्सेशन टाइम पे जो असर पड़ेगा वो हमारी रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेगा कि रेजिस्टेंस हमारी कम है या ज़्यादा है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैंने कंडक्टर्स बनाए हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। तो आपने ग्राफ किया है आपने अपनी 10th क्लास में वोल्टेज और करंट के बीच में, तो मैंने भी यहाँ पे वही बनाया है। तो ओहमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि लीनियर ग्राफ रहेगा आपका यहाँ पे। और नॉन ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब अगर आप देखें आपकी फिगर 2 जो है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए है और फिगर 1 जो है वो आपके ओहमिक कंडक्टर के लिए है। तो ओहमिक कंडक्टर में आपके पास एक लीनियर ग्राफ है स्ट्रेट जो चलता जा रहा है, और नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जाके वो वेरिएशन शो करना शुरू कर रहा है, डिविएट हो रहा है स्ट्रेट पाथ से। तो स्ट्रेट पाथ को मैंने आगे डॉटेड कर दिया है और थोड़ा सा कर्विंग पाथ किया है, ग्रीन कलर की जो आपकी लाइन दिख रही है वहां पर। तो ये यहाँ पर आपका जो है नॉन ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक कंडक्टर के हैं। तो जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो आपके नॉन ओहमिक कंडक्टर रहते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो आपके ओहमिक कंडक्टर होते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं हम ओम्स लॉ के बाद जो हमने टर्म पढ़ी रेजिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो लास्ट इक्वेशन था उसमें रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताया था, टेम्परेचर डिपेंडेंस थी उसमें। तो अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के बारे में ये देख लिया, वो उसमें हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पर सिंपल R इज इक्वल टू V/I, क्योंकि उसमें हमने जब
इक्वेशन फाइंड आउट किया तो V बाई आई इज इक्वल टू आर के बराबर कैलकुलेट करा था ओम्स लॉ में, और जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं वो ओम के बराबर होते हैं। तो हमने ओम का सिंबल भी डाला है और ओम यहाँ पर लिखा भी है। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? तो आपने देखा, मैंने आपको कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पहले भी बताया कि रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर था। जितने ज़्यादा कोल्यूजन उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितने कम कोल्यूजन्स उतनी कम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या कॉज है? तो रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज ड्यू टू द कोल्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर while drifting towards the positive end of the conductor। तो अब एक छोटी सी एनिमेशन है। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्लू कलर के डॉट से बनाया है और एटम्स जो हैं वो आपके येलो से बनाए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली दे आर कोलाइडिंग विद द एटम्स, मेटल एटम्स, while drifting towards the positive terminal। तो ये जो कोल्यूजन्स का होना है, इलेक्ट्रॉन को एक फ्री पैसेज नहीं है। अभी तक तो हम पढ़ते रह रहे थे कि फ्लो ऑफ करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट फ्लो होती है, बट करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस भी होता है उसका फ्लो को। तो रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एटम आयंस हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, और वो जो कोल्यूजन है आपके, दे विल कॉज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ही यही थी हमारी कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसे? कोल्यूजन्स की वजह से। तो ये पॉइंट हमारे को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि कोल्यूजन्स की वजह से रेजिस्टेंस होती है किसी भी एक मटेरियल के अंदर। जैसे चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एक मटेरियल का, उसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं किसी भी एक मटेरियल के लिए। और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है हमारी कितने कोल्यूजन्स ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा कोल्यूजन्स होंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितने कम कोल्यूजन्स होंगे उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी मूव करते रहते हैं, थर्मल वेलोसिटीज उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं, और जो मोशन है उनके जो ऑब्स्ट्रक्शन को जो रोकता है वो रेजिस्टेंस रिड्यूस करता है किसी भी मटेरियल के अंदर। आई होप इस एनिमेशन से आपको क्लैरिटी आई होगी कि रेजिस्टेंस क्यों होती है। अब 1 ओम रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया है कि 1 ओम रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको बहुत क्लैरिटी लाएगी, क्लियर करेगी ओम क्या होता है। तो जब एक पोटेंशियल डिफरेंस, आई रीड इट फॉर यू, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the conductor is 1 volt and the current passing through the conductor is 1 ampere, the resistance is 1 ohm। तो 1 ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगी तो वो 1 ओम देगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए उस इक्वेशन को फिर से लिखा है कि रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो है ml डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से द चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे हम यहाँ पे। ई स्क्वायर इज योर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी तक जो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतनी कम रेजिस्टेंस, और जितना कम रिलैक्सेशन टाइम उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा और आपको एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हम रिलैक्सेशन टाइम की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, टाउ फैक्टर को हम बिल्कुल बीच में नहीं लाने वाले, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है। सो at a constant temperature, the resistance of a conductor depends upon the following factors. First is length. The resistance R of a conductor is directly proportional to its length. जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगी। Second is your area of cross section. The resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section A. तो जितनी आपकी रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उतनी कम रेजिस्टेंस रहेगी,
जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगी। तो ये दो फैक्टर्स को जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। और तीसरा जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। कुछ मटेरियल जो होंगे वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होंगे, कुछ अच्छे कंडक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर चार्ज डेंसिटी कम रहने हो सकती है, चार्जेस कम हो सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह को हम छोड़ दें तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। और यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाई है रेजिस्टेंसेस की। तो ये सिंबल है रेजिस्टेंसेस के। हम दो तरह के सिंबल्स यहाँ बता रहे हैं। अगर आप देखिए एक जिगजैग लाइन है ब्लैक में, नॉर्मली बना है, दैट इज योर फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस। और उसी पे जब हम एक एरो डाल देते हैं तो वो हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टर बन जाता है, रियोस्टैट, ठीक है। और जब हम एक और ऊपर से जब उसको कहीं से भी हम उसको बदल सकते हैं, जहाँ से हम उसकी पोटेंशियल की वैल्यू भी बदल सकते हैं, उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, वो वेरिएबल रेजिस्टर आ जाएगा। तो रियोस्टैट में आप कभी भी कहीं से भी उसको एरो को जहाँ मूव करेंगे, यू विल गोइंग टू हैव दैट वेरिएबल रेजिस्टेंस ओवर देयर, और आप रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, उसको हम रियोस्टैट कहते हैं। आई होप रेजिस्टेंस का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस तो है ही है उसके ऊपर। तो इसीलिए जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि हमें फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है। तो जब आपने ओम्स लॉ पढ़ना है, लेंथ बराबर होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जब सब फैक्टर जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा जिसको हम ओम्स लॉ के वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद अब हम चलते हैं कि वेरिएशन किस तरह से आती है आपकी रेजिस्टेंस में जब टेम्परेचर बदलता है। हम अभी रिलैक्सेशन टाइम की बात नहीं कर रहे, अभी हम बता रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो बदलती है टेम्परेचर के साथ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैंने R0 एंड RT लिए हैं रेजिस्टेंस 0 डिग्री और T डिग्री पे। 0 डिग्री कह सकते हैं आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है आपके रेजिस्टेंस का। अब 10 डिग्री से आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी शुरू की, आप उसको समझ लीजिए कि वो आपका एक इनिशियल पॉइंट है, और T डिग्री जो है वो आपका फाइनल पॉइंट है। तो जो रिलेशनशिप है वो है रेजिस्टेंस एट ए गिवन टेम्परेचर, जिसको मैंने RT सिंबल से डिनोट किया है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट योर 0 दैट इज योर इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। अल्फा क्या है? बेसिकली अल्फा इज ए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा, कि अल्फा की क्या वैल्यूज रहेंगी, कि मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा, हम किस तरह के मटेरियल को किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने रेजिस्टेंस बॉक्सेस बनाते हैं तो उसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलॉय को यूज़ करते हैं। और जब कभी भी हम अपने घरों की डिज़ाइनिंग करते हैं, घरों में जब हम वायर्स लगाते हैं या वायर्स की जो पूरा का पूरा अपना सर्किट बनाते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि उस पर किस तरह का हमारा जो है एक किसी मटेरियल का अल्फ़ा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्म में मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आती है रेजिस्टेंस एट ए फाइनल टेम्परेचर माइनस टू द रेजिस्टेंस एट ए और इनिशियल टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट योर इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय योर चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला, जो आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जिसको आप बोलेंगे कोई कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप समझ सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इट इज़ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम अल्फ़ा को डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट एज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर। तो कितने पर डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी एक रेजिस्टेंस बढ़ती है, उसके अंदर कितनी चेंजेस आती हैं, उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो इसके यूनिट होते हैं सेंटीग्रेड इनवर्स। वो नॉर्मल है, रेजिस्टेंस ओम यूनिट आपस में कैंसिल होंगे, और हमारे पास जो है सेंटीग्रेड का सिंपल एक इनवर्स फॉर्म रहेगा। तो अल्फ़ा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी मटेरियल की डिज़ाइनिंग में। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या के लिए टेबुलर फॉर्म में रखा है कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या है। तो मैंने आपको जब अल्फ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में बता रहा था तो यही बोला कि अल्फ़ा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल
for designing of a or for determining or for identifying a given material. तो अल्फ़ा अगर आपका पॉजिटिव है तो याद रखिएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी मेटल्स के लिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और उसी के नीचे उसको देखें, अगर मैंने एक एरो ऊपर की तरफ बनाया है जो ब्राउन कलर का है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो उसकी एक एग्जांपल मैंने नीचे दी है कॉपर। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये हुआ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी इन ए पॉजिटिव सेंस। अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है फॉर सेमीकंडक्टर्स, तो यहाँ पर मैंने डबल एरो दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो आपका जो एक सेमीकंडक्टर है, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिलिकॉन दी है। अब 0 फॉर सर्टन एलॉयज, इसका मतलब ये हुआ डू नॉट शो एप्रिशिएबल वेरिएशन। तो मैंने आपको बोला कि अल्फ़ा बहुत हेल्प करता है हमें चीज़ों को डिज़ाइन करने में, मटेरियल्स को डिटरमाइन करने में। तो जैसे हमारे रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं तो उनको हम मैंगनीन से बनाते हैं। वेरिएशन होती है, चेंजेस होती हैं रेजिस्टेंस में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है कि जो हम एक एप्रिशिएबल वेरिएशन समझ पाएँ। मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। जैसे मेटल्स के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंजेस आ रहा है। और अगर वही हम सेमीकंडक्टर का मटेरियल लेते हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो वो कंडक्टर की तरफ जाना शुरू कर रहा है। तो चेंजेस हैं, एप्रिशिएबल चेंजेस हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि वही भी एक एलॉय जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रही है सर्टन एलॉयज में, तो वो यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं हमारे रेजिस्टेंस बॉक्सेस के डिजाइन में। तो जैसे कि मैंगनीन मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो आपको सारी की सारी जो चीजें क्लियर होंगी वो होंगी आपकी ग्राफिकल वेरिएशन। देखिए आप, मैंने यहाँ पे ग्राफिकल वेरिएशन बनाई है आप लोगों के लिए, रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो पहले वाला आप देखिए, रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर जो है स्मॉल टी से मैंने यहाँ टेम्परेचर डिनोट किया है। तो आप देखिए मैंने लिखा है ऑल मेटल्स के लिए लिखा है अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो स्ट्रेट लाइन है, किसी एक स्टार पॉइंट से हमने स्टार्ट कर दिया है तो वो बिल्कुल आगे की तरफ चलता जा रहा है। और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव। तो जब नेगेटिव है यहाँ पर, तो नेगेटिव क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो रिटार्डेशन का ग्राफ आपको याद आ जाएगा यहाँ पर अपने 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है। तो रिटार्डेशन के ग्राफ में क्या था, जो ही आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं आपकी एक्सेलरेशन स्टार्ट टू रिड्यूस। जब वो स्टार्ट टू रिड्यूस होती है तो वो एकदम से जीरो नहीं आती, उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जीरो पे या टेम्परेचर बढ़ने पे, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होनी शुरू हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। और दूसरा जो तीसरा मैंने बताया था कि एलॉय जिसमें कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है आपका, मैंगनीन की जैसे मैंने वैल्यू ली थी, मैंगनीन की एग्जाम्पल ली थी, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर आप जितना मर्जी बढ़ाते जाइए, जितना मर्जी चेंज करते जाइए, देयर इज नो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। सो ये ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए। पॉजिटिव के लिए लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर्स के लिए आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिव है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। और एलॉयज में आपका जो ग्राफ है उसमें कोई एप्रिशिएबल चेंज ही नहीं आ रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू योर टेम्परेचर एक्सिस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये नई टर्म रेजिस्टिविटी। अब व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टेंस से ही कुछ हम इसको रिलेशन निकाल के उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन है कि हमें मालूम है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। वी ऑल स्टडीड, पीछे हमने पढ़ा इसको। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, बिल्कुल पढ़ा हमने। और वहीं से हमने कर दिया कि रेजिस्टेंस जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे वो लेंथ अपॉन एरिया आ जाएगा, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हम उसको रो से डिफाइन करेंगे। तो रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक है हर एक मटेरियल के लिए। अगर हम लेंथ की वैल्यू 1 ले लें और एरिया भी 1 ले लें तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डिटरमाइंस द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी। और
सिंपल रखते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल रखते हैं इसको कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कोई भी एक मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस जो बना हुआ है एक यूनिट लेंथ के साथ और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, तो इसके यूनिट जो होते हैं वो ओम मीटर होते हैं। और ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अभी हम पढ़ेंगे इसको, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करती है सारा का सारा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम देखिए, ml/ne² A tau होता है। और अभी हमने निकाला कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। और अगर हम L/A को बाहर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, तो रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, m बच गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बच गया, और बचा हमारे पास सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन योर डायमेंशंस, डज नॉट डिपेंड अपॉन योर लेंथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी रहता है, अपना अपना नेचर रहता है। जैसे हम अपनी बात करें, कुछ बच्चे होते हैं वो बड़ी जल्दी ग्रास्प करते हैं, तो हम बोलेंगे उनकी रेजिस्टिविटी हाई है, दे एबल टू ग्रास्प द थिंग वेरी अर्ली। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम लग जाता है 2-3 बार समझने में, हम बोलेंगे उनकी रेजिस्टिविटी कम है। तो ऐसा नहीं है, सिंपली ऑन ए लाइटर नोट हम ये बात कर रहे हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ए मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑब्वियस है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ पर, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या हमारे ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, तो हमें यही लिखना है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। जिस तरह से हमारी टेम्परेचर की वेरिएशन आई थी रेजिस्टेंस में, उसी तरह से हमारी रेजिस्टिविटी भी वेरी करती है। सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आर की जगह हमने रो लगाना है। रो इज द सिंबल जो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, और सब कुछ अल्फा वगैरह सब कुछ वही है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको इसको समझने में। और अब आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने जैसे लिखा है रेजिस्टिविटी ग्राफ बनाया है मैंने यहाँ पर फॉर ए सर्टेन मटेरियल। नाइक्रोम का बनाया है तो वो लीनियर है बिकॉज दैट इज़ अ मेटल, और पॉजिटिव रहेगा इसमें अल्फ़ा। और दूसरा देखिए सेमीकंडक्टर थोड़ा सा ख़राब हो गया बनने में मेरे से, बट आप समझ पाएंगे कि वो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो उसमें धीरे धीरे करके कम हो रही थी आपकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ योर सेमीकंडक्टर्स। लेकिन रेजिस्टिविटी ड्रास्टिकली बदलती है, एकदम से नीचे आ जाएगी आपकी जब आप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ योर सेमीकंडक्टर्स। तो आप ग्राफ को देख सकते हैं कि जो आपका सेमीकंडक्टर का ग्राफ है उसमें हमने रिटार्डेशन का पॉइंट्स लेके समझा था, तो यहाँ पे ड्रास्टिकली आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फ्यू डेफिनेशंस। अभी तक हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन जब हम उसी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो कंडक्टेंस हो जाता है, तो उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और उसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ओम इनवर्स और मोहो और सीमेंस, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट रेजिस्टिविटी, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कंडक्टिविटी हो जाएगी, तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, और उसके जो यूनिट रहेंगे वो रहेंगे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और मोहो मीटर इनवर्स, और सीमन मीटर इनवर्स। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। वी मस्ट नो दैट। नाउ मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी है जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज इट्स नेम सजेस्ट, मोबिलिटी मतलब मोबाइल, चलना, किसी को चलाना। इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई,
और जो हमारे पास की वैल्यू आती है वो होती है Q टाउ बाय m। सिंपल मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे Q इज़ द चार्ज। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज म्यू ई, तो E से रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर हम होल्स की बात करें या पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो टाउ h या म्यू h। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर योर सेमीकंडक्टर्स। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स में हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। लेकिन जब हम होल्स एट्सेट्रा की बात करते हैं तो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी आते हैं और उनमें मोबिलिटी कैसी रहती है, तो उसका एक्सप्रेशन ये रहता है। अब ये हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ निकाला है। इसको हम वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे करंट डेंसिटी को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान रहे हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकेंड इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन योर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जब हमने उन दोनों को कंबाइन किया वी गेट दैट रिजल्ट। और करंट पर यूनिट एरिया गिव्स अस योर करंट डेंसिटी। तो आप देख पाएंगे तो यहाँ पे सारा का सारा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो है आपका J है, करंट इज़ योर करंट डेंसिटी इज़ योर करंट पर यूनिट एरिया, और जो रेजिस्टिविटी है वो m/n/e² होता है। तो उसमें E आ जाएगा हमारे पास 1/ρ/E। और जब हम J की वैल्यू लेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। सो दिस समटाइम्स वी कॉल इट एज अ मिनिएचर फॉर्म, वी से इट ए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो ये रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये आपके हेल्प करेंगे, और इसको हम वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स जो आज हमने ये पढ़े इस सेकेंड चैप्टर के रिगार्डिंग समझ आए होंगे, आपको डायग्राम्स समझ आई होंगी, आपको एक्सप्रेशन समझ आए होंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया कि करंट कैसे फ्लो करती है, करंट मोबाइल कैसे होती है, करंट में रेजिस्टेंस किस तरह से आता है, रेजिस्टिविटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है। आई होप ये सब आपको क्लियर रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने जब चैप्टर अपना क्लोज किया था या टॉपिक अपना क्लोज किया था तो मैंने बोला था स्टे होम स्टे सेफ। इस बार मैं आपको ये बोलूँगा कि स्टे होम स्टे सेफ एंड बी लाइक ए प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो अपना पॉजिटिव कैरेक्टर लूज नहीं करता। तो हमें भी इस टाइम पे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी फैलानी है और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है जो हम एक दूसरे को सिखा भी सकें और सीख भी सकें। थैंक यू वेरी मच and take care. God bless you all.